Hello, my name is Mohammad Shadab, your chemistry mentor. I completed my graduation from University of Rajasthan and post-graduation from University of Kota. This is my general introduction. क्लास 11 एनसीईआरटी का टॉपिक है, एक यूनिट है जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके एक यूनिट का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इन दोनों टॉपिकों की हम स्टडी इसके अंदर करेंगे और इस इक्विलिब्रियम में हम किस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो हमारी ये इंडेक्स है। इसके अंदर सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। मींस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम एंड फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड हम पढ़ेंगे एक्टिव मास। थर्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एक मिनट। थर्ड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। फोर्थ हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिफ्थ हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फीचर्स। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। मींस फैक्टर which affect equilibrium constant. These are our topic index which to be covered today. Now first हम डेफिनेशन बोलते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम इक्विलिब्रियम के बारे में बताएं तो इक्विलिब्रियम is a state of system where all the measurable properties of the system are constant. Measurable properties means टर्म आई है हमारे इसमें measurable properties are like pressure, volume, concentration, temperature and moles and many more. These are the most important measurable properties which are constant at equilibrium. अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये प्रॉपर्टी जो है उस सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम जनरली समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक बकेट है। क्या है? एक बकेट है। इसमें हमने एक ऊपर एक नल लगा रखा है। इस नल से पानी आ रहा है और ये पानी इसमें आ रहा है, बकेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो टाइम के साथ जैसे जैसे पानी इस बकेट के अंदर आएगा तो ये बकेट क्या होती जाएगी, फुल होती जाएगी। लेकिन अगर हम इस नल के साथ एक नल और बकेट के इस साइड में लगा दें तो जितना पानी इस नल से इस बकेट के अंदर आ रहा है उतना ही वाटर इस नल से दूसरी साइड निकल रहा है। मीन्स हम देखते हैं कि अगर इस वाटर की जो इस नल से आ रहा है उसकी अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और इस नल की जिस नल से पानी बकेट से बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या कहेंगे, आने वाले वाटर की स्पीड जाने वाले वाटर से अधिक है तो ये जो बकेट है ये क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ये बकेट फुल हो जाएगी। मीन्स इस बकेट में जो पानी की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ये जो निकलने वाला पानी है इसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड कर दे तो हम क्या कहेंगे कि जितना पानी बकेट के अंदर आ रहा है उतना ही पानी बकेट से बाहर जा रहा है। तो अगर हम दूर से देखेंगे कि आने वाले वाटर की स्पीड और जाने वाले वाटर की स्पीड दोनों अगर सेम है तो मींस इस बकेट के अंदर ना तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना ही पानी का लेवल कम होगा। मींस ये जो पानी है इस बकेट के अंदर वो किस स्टेट में है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में। मींस ना तो इसका लेवल अप हो रहा है ना ही इसका लेवल डाउन हो रहा है। दैट इज। और एक अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम टग ऑफ वॉर एक गेम होता है जिसके अंदर बेसिकली एक रस्सी होती है जिसको कुछ लोग इधर से खींचते हैं और कुछ लोग इधर से खींचते हैं।
मान लो हमारे पास एक रोप है, इसको 5 लोग इधर से खींच रहे हैं और 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, ठीक है, 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, और दोनों तरफ के लोग जो स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या है, दोनों का इक्वल फोर्स है। तो हम अगर इस रस्सी को देखेंगे तो ये रस्सी ना तो इधर जाएगी ना ही इधर जाएगी, मींस ये रस्सी अपनी कांस्टेंट पोजीशन पर रहेगी। इस रोप की जो पोजीशन रहेगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे इसको बेसिकली कि ये जो रोप है वो कौन सी स्टेज में है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है, दैट इज द इक्विलिब्रियम। दीज आर द जनरल एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। बेसिक डेफिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम इज state of system where all measurable properties like pressure, volume, concentration and mole are constant, that is the equilibrium। और ये हमने इसके बेसिक एग्जांपल लिए हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नाउ कम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जनरली इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है बेसिकली जो इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस के अंदर अटेन होता है, जो इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन के अंदर अटेन होता है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, N2 + 3H2 = 2NH3, नाइट्रोजन combined with hydrogen and form ammonia. This is the general example of chemical equilibrium. Chemical equilibrium के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिकली केमिकल चेंजेस होते हैं, और इन केमिकल चेंजेस के दौरान ही क्या अटेन होता है, जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसी इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सेकंड है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बेसिकली हमारे पास जो पदार्थ होता है वो सेम होता है, लेकिन बस सिर्फ चेंज क्या होता है, उसकी स्टेट के अंदर चेंज होता है। जैसे हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास वाटर है, वाटर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। इफ वाटर इज सॉलिड फॉर्म देन वी कैन से इट इज आइस, एंड ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और वाटर वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसमें मैटर एक ही है, दोनों H2O ही है, लेकिन है क्या, एक सॉलिड फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में है, मींस फेज चेंज होती है। तो जिस चेंज में फेज चेंज होती है और वहां पे जो इक्विलिब्रियम अटेंड होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली हमें जो फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर वो करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम, जिस इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर रहे हैं वो कहां अटेन हो रहा है, वो अटेन हो रहा है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम which attain in a chemical reaction, that is called chemical equilibrium। हमने यहाँ पर एक केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लिखा था और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लिखा था। इन दोनों में एक चीज हमने देखी थी कि ये जो साइन है वो इन दोनों में कॉमन है, ये जो साइन है वो इन दोनों के अंदर कॉमन है। मींस ये साइन जहां भी है, ये साइन जिस भी सिस्टम के अंदर अगर ये साइन दिख रहा है तो मींस वहां पर हम क्या देख रहे हैं, वहां पर क्या अटेन हो रहा है, वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। तो विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस साइन हम बेसिकली सिर्फ इस साइन को देखकर ही बोल सकते हैं कि ये वो साइन है जहां पर क्या है, जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ठीक है। इस साइन के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे कि ये साइन किस टाइप की रिएक्शंस के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस और ऐसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जिनके अंदर बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो रिएक्शंस जो है बेसिकली डायरेक्शन के बेस पे दो टाइप की होती है। एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहीं से ही हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें आगे स्टडी किस तरीके से करनी है उसका रास्ता मिलेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट वापस मिलकर क्या बनाता है, रिएक्टेंट बनाता है। मींस ये साइन, जिस साइन की अभी हम स्टडी कर रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे
ये साइन जहां होता है वहां क्या होता है, केमिकल, वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो ये जो रिएक्टेंट है ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये प्रोडक्ट वापस किसमें चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उन्हीं रिएक्शनों में इक्विलिब्रियम क्या होता है, अटेन होता है। मींस हमें अगर इक्विलिब्रियम को देखना है तो इक्विलिब्रियम के लिए हमें कौन सी रिएक्शंस की स्टडी करनी पड़ेगी, हमें स्टडी करनी पड़ेगी रिवर्सिबल रिएक्शंस की। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो जनरली क्लोज कंटेनर में होती है, जनरली क्लोज कंटेनर में होती है। कौन से कंटेनर में होती है, क्लोज कंटेनर में होती है। क्योंकि देखिए अगर क्लोज कंटेनर हम नहीं लेंगे तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ब्रेक किया और ये हम ओपन कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जैसे ही ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। अगर हमने क्लोज कंटेनर नहीं लिया तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टी होती है उड़ने की, ये क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, और हमें सिर्फ कंटेनर में क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। मींस हमने अपने पास दो प्रोडक्ट बने हैं रिएक्शन के अंदर, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितना मिला है, एक ही मिला है। इस वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस करवानी है तो हमें कंटेनर कैसा लेना पड़ेगा, क्लोज लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। मींस रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन के अंदर अटेन होता है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अटेन होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। मींस रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट वापस कभी भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। मींस इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनिडायरेक्शन होती है, हमेशा एक ही दिशा में चलती है। कौन सी दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन चलती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से कभी भी वापस रिएक्टेंट नहीं बनता। बेसिक जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आमलेट आप सभी लोगों ने खाया होगा। हम अंडा होता है हमारे पास, हम अंडे को ब्रेक करके फ्राई पैन पे डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने सोचा कि यार ये जो ऑमलेट बना है इसको वापस से हम क्या करते हैं, इसको वापस अंडे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं। एक बार जब अंडा ब्रेक हो चुका है तो वो वापस कभी भी वापस अंडे में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरीके से रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं तो प्रोडक्ट वापस कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। बेसिकली अभी तक हमने सरल इंट्रोडक्शन पढ़ी है। मींस डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ सेकंड टॉपिक इज एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम कहेंगे, एक्टिव मास के लिए हम बोलते हैं कि एक्टिव मास जो होता है ना उसको हम एक कॉमन वर्ड में बोल सकते हैं कि दे आर फर्स्ट लाइन वॉल्यूम। मतलब ये प्रथम पंक्ति के लड़ाके हैं, फर्स्ट लाइन वॉल्यूम। एक्टिव मास को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मींस दैट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच एक्टिवली या विच फर्स्ट रिएक्ट, विच एक्टिवली participate in reaction, that is called the active mass. The part of reactant which actively react in the reaction, that is called the active mass. अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म के अंदर है, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म के अंदर है, या फिर सॉल्यूशन में है, तो हमें एक्टिव मास जो है ना उनका हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में, मोलारिटी कंसंट्रेशन की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। किस टर्म में, कंसंट्रेशन की टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कौन सी, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल का फॉर्मूला अपन को याद है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आता है। लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ गैस फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में, उनके एक्टिव मास को हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। किस टर्म में, पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर बेसिकली होता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
होता क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। एक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एंड लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उनका जो एक्टिव मास है ना वो क्या मानेंगे, यूनिट मानेंगे, एक मानेंगे, उनका एक्टिव मास एक मानेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए हम इनके एक्टिव मास क्या लेते हैं, एक्टिव मास इनका 1 लेते हैं। तो ये एक्टिव मास के बारे में। नाउ कम लॉ ऑफ मास एक्शन, नाउ कम लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन बेसिकली होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक रेट है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मींस हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन है, N1 है, N2B, ये रिएक्टेंट है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, M1C प्लस M2B। अब हमें फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका इसकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient. These are stoichiometric coefficient raised to the power of stoichiometric coefficient. That is the equation for rate equation for forward reaction. इसी तरीके से अगर हम rate equation लिखनी है backward reaction की, तो rate equation for backward reaction is rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient. Raised to the power of their stoichiometric coefficient. These are two equations. First is for forward reaction, second is for backward reaction. अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल्स किसकी हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पर। इक्विलिब्रियम के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो किसके बराबर हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इन दोनों रिएक्शन को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहां पर कांस्टेंट का जब साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, उसको बोलेंगे कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। Kf एंड Kb आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब Kf अपॉन Kb बराबर AF अपॉन Kb बराबर हमारे पास ये इक्वेशन है। अब जब हम Kf, हम इस Kf अपॉन Kb को, ये जो Kf अपॉन Kb है, ये जो Kf अपॉन Kb है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फाइनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ओके, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या गया, फाइनल फॉर्मूला है। और यहां हमें जो कंसंट्रेशन है, अगर हमारे पास गैस है तो हम पार्शियल प्रेशर और मोलारिटी कंसंट्रेशन दोनों के टर्म में इस कंसंट्रेशन की
ए सी और डी ए बी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन में है तो हम सिर्फ पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड और लिक्विड इस फॉर्म में है तो हम उसकी कंसंट्रेशन को क्या मानेंगे, यूनिट मानेंगे, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं वो फीचर्स पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है उसके फीचर्स क्या है, और ये जो सारे फीचर्स है हमने जो अब तक की स्टडी करी है उसी के बेस पे हम उसको समराइज करेंगे। मींस इक्विलिब्रियम का पहला फीचर्स क्या है, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ किस रिएक्शन के अंदर अटेन होता है, वो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन के अंदर अटेन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कहा जाता है, हम सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बराबर नहीं होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुकती नहीं, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन जो है वो रुकती नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक प्रोसेस। क्या है, डायनेमिक प्रोसेस। मींस इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी। इसलिए हमें रिएक्शन ऐसे लगेगी जैसे रिएक्शन थम सी गई है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली चलती रहती है, इसलिए इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। थर्ड, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में अटेन होता है। कौन से कंटेनर में, क्लोज कंटेनर के अंदर अटेन होता है। फोर्थ, इक्विलिब्रियम पर कैटेलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस उत्प्रेरक का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम जनरली डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। सिर्फ कैटेलिस्ट क्या करता है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने में जो टाइम लगता है ना उसको कम कर देता है। मींस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ये डिक्रीज करके इक्विलिब्रियम पर पहुंचने वाला जो टाइम है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को क्या अफेक्ट नहीं करता है। ये जनरल फीचर्स है। और एक फिफ्थ नंबर फीचर है कि इक्विलिब्रियम को आप दोनों साइड से अटेन करवा सकते हो। दोनों साइड से हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है, बैकवर्ड से भी और फॉरवर्ड से भी, ठीक है। ये जनरल फीचर्स है इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो दैट्स, आज हम अपनी क्लास को यही समराइज करते हैं। और इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो हमने जो ड्राइव किया है, इक्विलिब्रियम हमें किस रिएक्शंस में मिलता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर मिलता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम डेफिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम किस टाइप के रिएक्शंस में मिलता है, दो। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, kF अपॉन kB। और जनरल फीचर्स क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, एंड एक्टिव मास, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। उससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। अपने जो नीट के एग्जाम है उसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पुट करते हैं इस चैप्टर में, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब करते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास को हम यही समझ